बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर सैमरा अंसारी। आज हम बात करेंगे जनरली बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग की और स्पेसिफिकली सिटालोप्राम की। सिटालोप्राम और बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करने वाली तमाम ड्रग्स साइकोथेराप्यूटिक होती हैं। ये एंजाइटोलिटिक होती हैं। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सिटालोप्राम के यूजेस क्या हैं? इसे एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी में किसी बात का इंसान को बहुत ज़्यादा शदीद सदमा पहुंचता है, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, शदीद किस्म की परेशानी या उलझन का शिकार हो जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है कि इंसान को शदीद किस्म का खौफ या परेशानी लाहक हो जाती है। ये खौफ या परेशानी अटैक्स की सूरत में ज़ाहिर होती है। इन्हें पैनिक अटैक्स कहा जाता है। इन अटैक्स का दौरानिया कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग रखने वाली ड्रग्स को दिया जाता है, जैसे अल्प्राजोलाम। इसके अलावा इसे इंसोम्निया के अंदर भी दिया जाता है। इंसोम्निया मतलब नींद का ना आना। अक्सर लोगों को डिप्रेशन की वजह से या किसी और वजह से नींद नहीं आती, तो उस केस में सिटालोप्राम को दिया जाता है। इसके अलावा इसे डिप्रेशन में भी दिया जाता है। सिटालोप्राम या बेंजोडाइज़ेपिन का एक और इस्तेमाल एमनेजिया है। कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों में टेम्परेरी मेमोरी लॉस या आर्जी तौर पर याददाश्त के चले जाने के लिए अल्प्राजोलाम या फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स को रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा इसको कन्वलियंस के केस में दिया जाता है। कन्वलियंस क्या होती हैं कि कन्वलियंस के दौरान मसल रिलैक्सेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, मतलब मसल बहुत तेज़ी से सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसकी वजह से इंसान पर कपकपी सी तारी हो जाती है। इसे दौरा पड़ना भी कहते हैं। इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए सिटालोप्राम या बेंजोडाइज़ेपिन्स को दिया जाता है। इसके अलावा पट्ठों के खिंचाव की सूरत में इसे एज अ मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिटालोप्राम को लेना किस तरह चाहिए। सिटालोप्राम टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, इसके अलावा ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में आती हैं। ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट्स जैसे ही हम मुंह में रखते हैं फ़ौरन से ये घुल जाती हैं और अपना एक्शन शो करती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट जो होती हैं उनके गिर्द एक कोटिंग होती है जो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्टमक में रिलीज़ करवाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर शो करती हैं। टैबलेट, सोल्यूशन और ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट्स को दिन में 2 दफ़ा लेना चाहिए। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को दिन में 1 ही दफ़ा लेते हैं और इसको सुबह नाश्ते के वक्त लेना चाहिए। बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है। सिटालोप्राम हमारे दिमाग और नर्व्स पे एक्ट करती है। हमारे दिमाग के अंदर गाबा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। गाबा गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का एब्रीवेशन है। ये गाबा के साथ बाइंडिंग करती है और इसके एक्शन को बढ़ा देती है। गाबा जो होता है वो कामनेस और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करवाता है, मतलब ये हमारे दिमाग को पुरसकून करता है और एक्साइटमेंट को कम कर देता है। इसकी वजह से सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंजाइटोलिटिक और एंटी कन्वल्सेंट और इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका लंबा इस्तेमाल ड्रग डिपेंडेंस काज कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करने वाली किसी में ड्रग को लंबे अरसे तक लेते रहते हैं, तो उसके बाद हमारा जिस्म उसका आदी हो जाता है। जब हम उस ड्रग या मेडिसिन को अचानक से छोड़ देते हैं तो हमारे जिस्म पर अनचाहे असरात पैदा होते हैं। इन्हें विथड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। सिटालोप्राम के केस में विथड्रॉल सिम्टम्स में कन्फ्यूजन, मतलब इंसान को एक बेयकीनी किसी कैफियत रहती है कि क्या हो रहा है, वो किसी चीज़ को समझ नहीं पाता एग्जैक्टली। इसके अलावा एंजाइटी, शदीद किस्म का जहनी दबाव, एजिटेशन, मतलब उसका जहन बहुत उलझा रहता है, वो जहनी दबाव का शिकार रहता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इंसोम्निया, नींद का ना आना, टेंशन, और इसके अलावा कभी कभार सीजर्स या झटके भी लग सकते हैं। बच्चों में इसको रेकमेंड नहीं किया जा सकता, या फिर इसके अलावा जिन्हें गुर्दों का कोई मसला हो उनके लिए भी सिटालोप्राम को रेकमेंड नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं सिटालोप्राम के साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कन्फ्यूजन, बोलने में तंगी, स्किन पर शदीद किस्म के रैशेस, सांस लेने में दुश्वारी, और बहुत ज़्यादा ओवर डोसेज के केस में, मतलब अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत लंबे अरसे तक ले लेते हैं तो उसकी वजह से कोमा, गनूदगी, डिप्रेशन, बेहोशी, सर दर्द, थकावट, पट्ठों की कमज़ोरी, जीआईटी डिस्टर्बेंस, मतलब खुराक की नाली के मसाइल, एटेक्सिया, इसमें इंसान ना तो सही से बोल पाता है ना ही अपने आप को सही से बैलेंस कर पाता है, वगैरह आ जाते हैं।
सवाल पैदा होता है कि इंसान क्यों इस कदर डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। डिप्रेशन की असल वजह तो अभी तक अननोन है, लेकिन जिन लोगों में डिप्रेशन पाया गया उनके दिमाग का एक पार्ट जिसे हिपोकैम्पस कहा जाता है वो श्रिंक स्टेज में पाया गया। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग डिप्रेस रहते हैं उनके दिमाग में एक हार्मोन कोर्टिसोल ज़्यादा मिकदार में पाया गया है बनिस्बत उन लोगों के जो कि डिप्रेस नहीं रहते। कोर्टिसोल दिमाग में मौजूद हिपोकैम्पस के श्रिंकेज का बायस बनता है, मतलब ये हिपोकैम्पस को सुकेड़ देता है। इसे डिप्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा मसल वीकनेस भी डिप्रेशन की एक काज है। जिन लोगों के मसल्स वीक होते हैं या जिन लोगों के पट्टे कमज़ोर होते हैं उन लोगों में डिप्रेशन का रेट ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, जिनको मैदे का कोई मसला होता है या जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं उन लोगों में डिप्रेशन का रेट ज़्यादा पाया जाता है। वो लोग जिनकी खुराक में दही, अंडे, दूध, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है उनमें डिप्रेशन का रेट कम पाया जाता है बनिस्बत उन लोगों के जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड या जंक फूड्स खाते हैं। आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।